द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान नई दिल्ली से शामिल हो रहे हैं और वो हैं SY कुरैशी साहब। कुरैशी साहब इंडिया के सिविल सर्विस, हमारे यहाँ जिस तरह से CSS होता है पाकिस्तान में, वहाँ पे इस एग्ज़ाम को कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इन्होंने 1971 में ये इम्तहान पास किया और इंडिया के फेडरल सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंचे और इनका ताल्लुक हरियाणा के केडर से है। वैसे तो ये दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन वहां पे हर IAS करने वाले को मुख्तलिफ केडर्स दिए जाते हैं। उसके बाद इनकी वजह शोहरत ये है कि ये इंडिया के पहले मुसलमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीवंस कॉलेज और उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की। कुरैशी साहब, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। सर, आपका जो ये मादरे इल्मी है, अल्मा मेटर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इसके बारे में पाकिस्तान में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो इसके बारे में हमें बताइए। जो मैंने थोड़ी सी तहकीक की उसके मुताबिक ये 1920 में अलीगढ़ में कायम हुई ये यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर ये दिल्ली आ गई 1925 में। और इसके जो बानियान थे उनमें मौलाना महमूद अल हसन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल और इवन गांधी जी भी शामिल थे। तो इस यूनिवर्सिटी का क्या मकसद था? और अब सुना है कि इसकी बहुत अच्छी रैंकिंग है और पिछले साल इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नंबर 1 पे रखा गया। ये तो बहुत एजाज की बात होगी आपके लिए। जी जी बिल्कुल। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि मेरा क्लेम टू फेम ये है कि मैं पहला मुसलमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। मैं थोड़ा उसे इख्तिलाफ करूंगा। मेरा क्लेम टू फेम ये था कि मैं हिंदुस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। ये बात दूसरी है कि मैं मुसलमान भी था, तो जिसके लिए मुझे फख्र है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बेसिकली मुसलमान CEC की नहीं है, इंडिया के CEC होने की अहमियत है, जो बिकॉज वो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है और उसके की सदारत करना बहुत ही एजाज की बात है। मैं 17वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, तो ये मैं फॉर द रिकॉर्ड ना। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो अपनी पूरी तालीम हासिल की थी। BA और MA मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी किया। एक बहुत ही हिस्टोरिक कॉलेज है सेंट स्टीवंस कॉलेज, जो 135 साल पुराना, अब 135 साल पर, उसमें मैंने तालीम की। उसके बाद मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली थी। 20 साल सर्विस में रहने के बाद मुझे इंटरेस्ट हुआ PhD करने में, तो मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर किया। तो हर यूनिवर्सिटी इंसिस्ट करती थी कि साहब आप छुट्टी लेके फुल टाइम आइए। मैंने सोचा कि फुल टाइम अगर एज ए स्टूडेंट में जाऊंगा तो बहुत सारी फैसिलिटीज से मैं महरूम हो जाऊंगा, जो डेटा एक्सेस चाहिए होती है, लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज, कंप्यूटर, स्टेनोग्राफी वगैरह। तो मैंने, जामिया वॉज वेरी लिबरल, उन्होंने वेरी काइंडली मुझको इस में एडमिशन दिया। हालांकि उनको भी बड़ा वो थोड़ा रिलक्टेंस थी कि मेरा जो सब्जेक्ट मैं मान रहा था वो सोशल मार्केटिंग में PhD करना चाह रहा था। अब सोशल मार्केटिंग में PhD नाम की कोई चीज़ कहीं पूरे दुनिया में एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं था। ये सिर्फ USAID के जो प्रोजेक्ट्स होते थे दुनिया भर में, उसमें कम्युनिकेशन की एक नई टेक्निक इवॉल्व की थी, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, उसके बारे में था। तो अब मुझसे इंटरव्यू में भी मुझे बड़ा ग्रिल किया कि साहब ये होता क्या है सोशल मार्केटिंग, हमारे यहाँ तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट के हेड ने, जो मेरे दोस्त है, उन्होंने कहा कि साहब मैं इनको लेने को तैयार हूँ, और बस उसमें नाम ऐड कर दीजिए, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन सोशल मार्केटिंग फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उस तरह फिर मेरा एडमिशन हुआ। दुनिया का सबसे पहला PhD सोशल मार्केटिंग का ये निकला, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि ये पहले एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं था, और लेकिन इसको मैंने एकेडमिक सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया क्योंकि इतनी अच्छी साइंस है ये। तो और उस पर फिर बाद में हमने किताब भी लिखी थी। अच्छा सर, पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन ये है कि अगर पार्टीशन ना हुई होती तो कोई मुसलमान तरक्की ना कर सकता। हमारे यहाँ ऐसे टीवी पे इंटरव्यूज आते हैं, अखबारों में आते हैं, कोई वाइस चांसलर साहब ये कहते हैं कि अगर पार्टीशन ना हुई होती तो मैं किसी दफ्तर में चपड़ासी होता। करोड़पति बिजनेसमैन कहता है जी मैं कहीं मजदूरी कर रहा होता। तो आप जैसे जो लोग हैं मुसलमान, वो तो फिर सुपर जीनियस हुए कि वो इंडिया में इतने सीनियर उहदों तक पहुंचे, और आप वाहिद एग्जाम्पल नहीं हैं। आपके बाद सैयद नसीम जैदी साहब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे इंडिया के।
उसके अलावा शाह फैसल 2010 में उन्होंने IAS के एग्जाम में पहली पोजीशन हासिल की और उनका ताल्लुक कश्मीर से है। उससे पहले सलमान हैदर साहब कर चुके हैं ये एग्जाम बड़ी डिस्टिंक्शन के साथ। सैयद अकबरुद्दीन जो थे एम्बेसडर थे 2016 से 2020 तक UN में इंडिया के एम्बेसडर थे। तो आप कैसे देखते हैं इस परसेप्शन को पाकिस्तान में जो पाई जाती है, आपके पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स के साथ और इलेक्शन कमिश्नर के वगैरह से भी राब्ते रहे होंगे, वो कैसा इंटरेक्शन था आपका? जी, मुझे ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल सी चीज लगती है कि क्या होता अगर पाकिस्तान न बना होता, क्या मुसलमान की हालत खराब होती। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि मुसलमानों की चूंकि परसेंटेज अभी तो 14% है ऑल इंडिया लेवल पे, उस वक्त 30, 35, 40 होती तो शायद जरा ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल होते। दो एक पर्सपेक्टिव तो ये है, मैं समझता हूँ ये ज्यादा मुनासिब है। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान ने सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया, हालांकि 1947 में जब पार्टीशन हुआ और एक रिलीजन के नाम पे हुआ, तो हिंदुस्तान को पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि इसमें ये अडॉप्ट कर लेते, हिंदू राष्ट्र बना लेते, किसी को कोई इतराज ना होता, क्योंकि बड़ा लॉजिकल कंक्लूजन होता। लेकिन हिंदुस्तान के आइन साजों ने, जिसमें 83% हिंदू थे, उन्होंने सेक्युलर स्टेट का ऑप्शन दे दिया कि हम इसको ऐसी स्टेट बनाएंगे जहाँ पे सब मजहब के साथ बराबरी की जाएगी, बराबर का इंसाफ होगा। और मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान की जो यूनिकनेस और खूबसूरती है वो यही है कि ये उन्होंने डेमोक्रेसी और सेक्युलर डेमोक्रेसी चुना, और आज दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ये। तो और इसमें अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ मुसलमान और हिंदू कोटे की सूरत में नहीं, अगर आप मेरिट है तो आप बन जाते हो। यू हैपन टू बी ए मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, कितने तो प्रेसिडेंट हो चुके हैं हमारे, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम हमारे सिख हो चुके हैं। तो इसलिए ये सेक्युलर कैरेक्टर जो इंडिया का है ये बहुत खूबसूरत और यूनिक है और हमें इस पर बड़े फख्र है। आपका सर एक बयान मैं देख रहा था एक अखबार में कि इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज हिंदूज आर सेक्युलर। तो इसके मुकाबले में सर हमारे एक लिबरल कुरानिक स्कॉलर समझे जाते हैं गुलाम अहमद परवेज, उन्होंने एक बुकलेट और छोटा सा किताबचा लिखा है हिंदू क्या है और क्या करना चाहता है। तो उसमें उन्होंने हिंदुओं को लिटरली डीमनाइज किया और यहां तक भी लिखा कि हमारे नौजवान हिंदुओं को पैकर के धोखे में इंसान समझते हैं। असल में तो हिंदू जो हैं वो खूंखार दरिंदे हैं, यानी ब्लडथर्स्टी बीस्ट्स हैं इस हद तक। और वो साहब जो हैं गुलाम अहमद परवेज, वो समझा जाता है लिबरल कुरानिक स्कॉलर। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? ये इतना परसेप्शंस का फर्क क्यों है? नहीं, देखिए ये तो उन्होंने जो बात की इतनी गैर जिम्मेदाराना और बेहुदा बात की कि डिमोनाइज करना किसी कौम को। जैसे कि मैंने कहा कि हिंदूज को पूरा ऑप्शन था कि हिंदू राष्ट्र बना लेते 1947 में, क्यों नहीं बनाया? वो इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि वो सेक्युलर थे। और जो मैंने बयान दिया था कि इंडिया अगर सेक्युलर है वो इसलिए कि हिंदू सेक्युलर है। अच्छा, और चूंकि वो 80% है हिंदू, तो 80% हिंदू अगर सेक्युलर नहीं होता, कम्युनल होता, तो सेक्युलर स्टेट कहां से आती? तो द फैक्ट जो मैंने आपको बताया कि 83% कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हिंदूज थे, उन्होंने सेक्युलर स्टेट चुनी और इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इससे ज्यादा सबूत अब उनको कि यह किसी को क्या चाहिए। अच्छा सर, आप दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल भी रहे और पावर सेक्रेटरी टू द हरियाणा गवर्नमेंट, तो ये एक्सपीरियंसेस कैसे थे और ये पावर सेक्रेटरी होता क्या है? पाकिस्तान में तो ये डेजिग्नेशन एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, जरूर होता होगा किसी और नाम से। ये जो बिजली विभाग जिसको कहते हैं, बिजली का महकमा है, उसके अच्छा, ओके जी जी जी, बिजली का महकमा। ओके ओके। सो सर, दूरदर्शन का एक्सपीरियंस कैसा था? आप डायरेक्टर जनरल थे, तो कितनी फ्रीडम है दूरदर्शन को? क्या वो सिटिंग गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज कर सकता है या उस वक्त कर सकता था? जी, देखिए एक तो दूरदर्शन जैसे आपका पीटीवी है, पहले के जमाने में सरकार का महकमा जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसके कई महकमे होते हैं, उनमें से एक महकमा दूरदर्शन होता था। बाद में 1995-96 में कब ये एक प्रसार भारती कॉरपोरेशन बनाई गई और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ कि इसको
चूंकि एक ही उस वक्त एक ही चैनल होती थी, तो दूसरे सरकार के अलावा दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू टीवी पे नहीं आता था, तो इसलिए उसको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की गई। मैं पहला अपॉइंटी था प्रसार भारती का, और प्रसार भारती बोर्ड ने मुझे इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू प्रोसेस से मैं आया था। तो बहुत काफी फ्रीडम था, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं था। उसकी वजह ये कि भाई जिसके हाथ में पर्स के स्ट्रिंग होते हैं, पैसा जहाँ से आता है, तो पैसा तो सरकार से आता था, तो और पुराने कल्चर से निकलने में जरा टाइम निकलता है। तो ये रोजाना की हमारी एक टसल रहती थी कि भाई सरकार से कोई दबाव आया कि भाई ये खबर चलाओ, ये खबर न चलाओ, इसको कम करो, इसको ज्यादा करो, ये थोड़ी थोड़ी बहुत आती थी। लेकिन अब उसमें ये है कि कितना हम रेजिस्ट कर पाते हैं। तो हमने तो अपने जमाने में उसको बहुत रेजिस्ट किया था, बल्कि उसकी वजह से कुछ सिचुएशन भी आई थी कि हम पर्सोना नॉन ग्राटा होने लग गए थे, और अब्रप्टली वहां से हटाए जाने की भी नौबत आ गई थी। लेकिन ये हमारे सिविल सर्वेंट का तो रोल ही ये है कि आज एक डिपार्टमेंट में, कल एग्रीकल्चर में, तीसरे दिन इंडस्ट्री में, चौथे दिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो मूवमेंट हमारी जो है, मैं समझता हूँ ये तो हमारी बड़ी खूबी की बात है कि चूंकि हम आईएएस की, कि हम किसी भी डिपार्टमेंट में टिके बैठे नहीं रहते कि हमारे रूट्स वहां पे हो जाए और हम पे जंग लग जाए। हर 3 साल 5 साल में हम किसी और नए महकमे में चले जाते हैं। मैं खुद कैबिनेट सेक्रेटरी के पास चला गया कि साहब मुझसे ये अगर मिनिस्ट्री खुश नहीं है पॉलिटिकली, तो मुझे आप बदल दीजिए। तो कहने कहाँ लगा दें, क्या करते हैं? मैंने कहा मुझे, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मैं जिस इक्विवेलेंट का आदमी हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी का उस वक्त रैंक था, मुझे एडिशनल सेक्रेटरी जहाँ चाहे लगा दीजिए। तो उन्होंने मुझे एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ओशन डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें लगा दिया। और मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपके जो अल्मा मेटर है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया, उसमें क्या क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से वो नंबर 1 पे आई? और उसके जो मशहूर अलमनाई है, उसमें मैंने सुना है कि बरखा दत्त और शाहरुख भी हैं। जी जी, ये एलुमनाई जामिया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बन के आ गई। एक जमाने में एक तस्वुर किया जाता था कि तो किसी किस्म का मदरसा है, तो लेकिन इतने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में फरमाया कि हिंदुस्तान के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसको पिछले साल तो नंबर 1 इसकी रैंकिंग हुई, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे एनलाइटेंड वाइस चांसलर इसमें आए। मुशीरुल हसन साहब सबसे इसमें प्रोमिनेंट नाम है। उन्होंने बहुत नए कोर्सेज शुरू किए। इससे पहले अहमद जमाल किदवाई साहब ने यहाँ पे मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर MCRC शुरू किया, कम्युनिकेशन का। और वो तो इतना शानदार इंस्टीट्यूट निकल के आया शुरू में 2-3 साल के अंदर अंदर ही। और के पूरे हिंदुस्तान के जो ब्राइटेस्ट लोग थे, जो कम्युनिकेशन में जाना चाहते थे, उनको MCRC में जाने का शौक हुआ। और बरखा दत्त और शाहरुख खान और बहुत सारे ये लोग इसमें यहाँ से निकल के गए, और सब के सब बहुत सूटेबली एम्प्लॉयड हैं। और सर, इसके पहले वाइस चांसलर जो थे, क्या वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे? फिर डॉक्टर जाकिर भी रहे इसके वाइस चांसलर। जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इसके वाइस चांसलर रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर साहब मेरे ख्याल से वाइस चांसलर नहीं थे, फाउंडर्स में तो थे, लेकिन वाइस चांसलर नहीं थे। लेकिन जाकिर हुसैन साहब इसके वाइस चांसलर रहे हैं, जो बाद में इंडिया के सदर भी थे, जो सदर भी बाद में बने। जी जी जी, हिंदुस्तान के सदर हो गए बाद में। अच्छा सर, TN सेशन जो थे, आपसे पहले 1990 से लेके 96 तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे इंडिया के, उनकी बहुत तारीफ की जाती है एक्सक्यूज मी, कि उन्होंने इंडिया के इलेक्शंस को सही मानों में क्रेडिबल बनाया। तो आप कैसे देखते हैं उनको? इज ही समवन whom you admire? और पाकिस्तान क्या सीख सकता है उनके तजुर्बात से और इंडियन इलेक्शन कमीशन के तजुर्बात से? उन्होंने बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया कि उन्होंने अखराजात के हवाले से गलत अदादोशुमार दिए, गलत इंफॉर्मेशन दी, और आपने भी बहुत सख्तियां की उसके हवाले से, कुछ रिफॉर्म्स भी की। तो क्या पाकिस्तान क्या सीख सकता है इंडिया के तजुर्बात से? जी, देखिए पाकिस्तान क्या सीख सकता है सेशन साहब से और हिंदुस्तान के तजर्बात से, दोनों थोड़ी मुख्तलिफ बातें। सेशन साहब तो
को हम बहुत ही इज्जत और औ से देखते हैं कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की इज्जत को बढ़ाया, कि पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही पूरी दी थी, लेकिन लोग जो उसके इनकम्बेंट थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने शायद इतनी सख्ती नहीं की। तो विद द रिजल्ट पॉलिटिशियन की तो टेंडेंसी होती है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट ना रहने दें और उस पर हावी होने की कोशिश होती है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल पासा पलट दिया, इन्होंने अपनी पोजीशन को असर्ट किया, पावर जो ऑलरेडी इनके पास थी उसका इस्तेमाल करके, कि वो इलेक्शन कमीशन जिसको लोग एज दे से दे यूज्ड टू टेक फॉर ग्रांटेड, वो उनसे डरने लग गए। तो जो सेशन साहब ने जो इलेक्शन कमीशन का डर और रौब पॉलिटिशियन पे पैदा किया, वो बहुत बड़ा उनकी अचीवमेंट थी और हमने उससे उसका बड़ा फायदा उठाया, क्योंकि बाय द टाइम हमारा वक्त आया उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का रौब इतना हो चुका था कि हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने की जरूरत होती थी। लेकिन ये जरूर था कि जैसे एक पौधा है, वो एक दफा फल फूल जाए तो उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको पानी डालते रहना पड़ता है। तो हम लोगों ने भी अपने तौर पे उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, ताकि उसकी जो एक मकाम उसने हासिल किया था वो बना रहे और हम उसके लायक साबित होते रहें। अच्छा सर, पाकिस्तान में बाज़-औक़ात इस तरह की खबरें आती हैं कि एक गांव ने या कुछ गांव ने, कुछ किसी कस्बे ने, सब कैंडिडेट्स ने ये फैसला किया कि हमारी ख़वातीन वोट नहीं डालेंगी। तो क्या इंडिया में भी इस मसले का आपको सामना रहा, या अब है, या पहले था? जी नहीं नहीं, हमें ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी कभी कदुका एक दो गांव में किसी पॉलिटिकल इशू को लेके प्रोटेस्ट की, जी हम वोट नहीं डालेंगे, ये एक आध बार हुआ कहीं कहीं। लेकिन मैं समझता हूँ जो इलेक्शन को बॉयकॉट करने का जो डिमांड होती है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी की कोई डिमांड नहीं हो सकती। ठीक है, आपने बॉयकॉट कर दिया, कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आपके मुखालिफिन है वो आराम से जीत के आ जाएंगे, तो आप तो उनका काम आसान कर रहे हैं। इसलिए जो लोग कभी कभी बॉयकॉट कॉल कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़े अहमकाना चीज होती है, इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। आप घर बैठे रहिए। बल्कि एक आध कंट्रीज में हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने, हमारे पड़ोसी एक देश में, नॉट पाकिस्तान, वहां पे एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने बॉयकॉट किया, और बाद में जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि वो तो जीत रहे थे। अगर बॉयकॉट न किया होता तो उनकी सरकार बनती। तो ये बॉयकॉट करने का जो होता है कि इनको ये वोट नहीं देने देंगे या हम बॉयकॉट करेंगे, ये दोनों चीजें बड़ी गलत है। लेकिन अच्छा, हमारे यहाँ किस तरह के औरतों को वोट नहीं डालने देंगे, सवाल ही नहीं पैदा हुआ कि इस किस्म की कोई मूवमेंट हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में काफी ताकत है, इसको इन्फोर्स करे कि कोई भी ताकतें ऐसे लोगों को, सिर्फ औरतों को या माइनॉरिटीज को या किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को वोट नहीं देने देंगे। तो इलेक्शन कमीशन फिर क्या कर रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सर, आप किस हमसाया मुल्क की बात कर रहे हैं? बांग्लादेश की बात कर रहे हैं? जी, बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। और सर, बांग्लादेश का जो इलेक्शन पाकिस्तान ने करवाया था 1970 में, उसके बारे में पाकिस्तान में काफी कंसेंसस पाया जाता है कि वो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इलेक्शन था। और आयरनी ये है कि उसी इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो एक्सेप्ट ना किया गया और मुल्क जो है वो दो लख्त हो गया। तो जी तो मैं सर ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में कहा जाता रहा है कि वहां पे बहुत धांधली हुआ करती थी और वो क्रेडिबल नहीं होते थे। अगरचे 2014 के जो इलेक्शन है उसके जो स्टेटिस्टिक्स मैंने देखे, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे या स्टेट इलेक्शन जिनको कहते हैं इंडिया में, 2014 में, कि उसमें 65% टर्न आउट था। और अली गिलानी साहब ने, आसिया अंद्राबी और मीर वाइज ने उसके इलेक्शन की बाइकआउट की भी अपील की थी। उससे पहले के इलेक्शन में जो मुझे पता चला वो 61% था टर्न आउट, लेकिन 2014 में वो 60%, 65% था। तो उससे पहले बहुत कम भी रहा है, उसके बाद भी शायद कभी कभी कम होता है, बहुत ज्यादा। तो किस तरह से देखते हैं आप कश्मीर के इलेक्शंस को? देखिए, कश्मीर के इलेक्शन में समझता हूँ हिंदुस्तान के बाकी की जो स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन से कोई मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन जो एक बुनियादी है, उस आपने एक बात बताई कि जो बांग्लादेश के इलेक्शन के सिलसिले में, ये देखिए, ईमानदारी का इलेक्शन सबसे बड़ी गारंटी होती है कि डेमोक्रेसी बरकरार रहे। तो मैंने पिछले दिनों एक पाकिस्तान में एक वर्कशॉप हुआ था
इंडो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन का कंपैरिजन में। उसमें मैंने एक दो फोटो हैं जो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ, तो उसमें दो हजरात गले मिल रहे हैं और बात बैठे हुए इतने प्यार से हंसी मजाक कर रहे हैं। मैंने लोगों से सवाल किया कि देखो, इनमें से एक हारा हुआ चीफ मिनिस्टर है, दूसरा जीता हुआ चीफ मिनिस्टर है, और इनमें से आप गेस करो कि कौन हारा हुआ है कौन जीता हुआ है ना। वो पिक्चर है, जैसे कहते हैं ना कि पिक्चर सेज 1,000 वर्ड, वो पिक्चर 1,000 वर्ड्स के बराबर है कि ये आपस में इनमें इतनी हम आहंगी, इतनी दोस्ती प्यार कैसे बना रहा इलेक्शन हारने के बाद भी। उसकी वजह ये कि उनको इलेक्शन की हार पे किसी पे शक को शुबा नहीं हुआ कि हमें बेईमानी से हरा गया। उनको इलेक्शन कमीशन पे इतना ट्रस्ट है कि यहाँ तक कि अगर कोई एक वोट से भी हारा है तो उस अपनी डिफीट को वो मानता है और बड़े ग्रेसफुली रिजाइन करके अगले इलेक्शन की तैयारी करता है, बजाय इसके कि बिटरनेस और एक दूसरे से नफरत करें, उसको एक दूसरे को गालम गलौज करें या इलेक्शन कमीशन को गालियां दें। ये नहीं होता हिंदुस्तान में, और यही हिंदुस्तान के सिस्टम की खूबी है। यही वजह कि ट्रांजिशन ऑफ पावर हमारा इतना खूबसूरत होता है कि हारने वाला प्राइम मिनिस्टर जीतने वाले प्राइम मिनिस्टर को हाथ जोड़ के नमस्ते करके वो कुर्सी ऑफर करता है। बल्कि एक दफा मैंने पढ़ा था कि शेखर गुप्ता के एक कॉलम में इंडियन एक्सप्रेस में कि वो एक दफा पाकिस्तान में कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके साथ बैठे हुए थे नवाज शरीफ साहब। तो नवाज शरीफ साहब ने ये कमेंट की कि यार तुम्हारे कंट्री में की जो ये खूबी है, मैं तो एडमायर करता हूँ कि मुझे याद है कि कितना राजीव गांधी ने हारने के बाद वीपी सिंह को हाथ जोड़ के सीट ऑफर की। हमारे यहाँ तो ये है कि अगर सामने से बेनजीर आ जाए तो वो दूसरी तरफ देखेंगी, मैं दूसरी तरफ देखूंगा, हम एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं है। तो ये जो एक बेसिक डिफरेंस है, ये इसको हमें समझना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें आपके कंट्री में कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया जाए। तो मुझे, बल्कि मैंने ये देखा, मुझे दुख होता था कि देखिए पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसी पावर नहीं है जो हमारे पास है और उनके पास नहीं है, बल्कि एक दो चीजों में तो हमसे वो बेहतर हैं। लेकिन उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी पे लोग क्वेश्चन क्यों उठाते हैं, उंगली क्यों उठाते हैं, ये हैरानी की बात है। किस तरह आपके इलेक्शन कमीशन हमसे सुपीरियर है? दो बातें। एक तो जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन जो दुनिया की सबसे पावरफुल इलेक्शन कमीशन है, लेकिन इसका सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट सबसे डिफेक्टिव है। यानी एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे, गवर्नमेंट ऑफ द डे किसी को भी अपॉइंट कर देती है। मैं तो बेनिफिशियरी था, मुझे भी सरकार ने अपॉइंट कर दिया था, लेकिन एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुर्सी पे बैठे हुए मैंने बयान दिए थे कि अगर ये कोलिजियम सिस्टम होता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी मेरे अपॉइंटमेंट को साइन किया होता तो उससे मेरा सीना और चौड़ा होता और मेरा गर्दन और ऊंची होती कि ये कि भाई मुझे पे पूरी नेशन को ट्रस्ट है, यकीन है। तो इसलिए इस सिस्टम का आपके यहाँ तो कोलिजियम सिस्टम है, बल्कि आपके तो पार्लियामेंट्री कमेटी अप्रूव करती है। यानी जो पांचों लोग जज अपॉइंट होते हैं उनकी न्यूट्रलिटी पे फिर कोई पॉलिटिकल उंगली नहीं उठा सकता, और अगर उठाता है तो ज्यादती कर रहा है कि भाई जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी आपको अप्रूव किया था तो बाद में आप शक क्यों जाहिर कर रहा हो। दूसरी चीज जो इनकी है कि आपके अभी तक 2012 तक शायद जजेस, पांचों कमिश्नर जजेस होते थे। अब जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी, एक सिविल सर्वेंट जिसको बाबू बाबू कह के कंटेम्प्ट से वो लोग करते हैं, जजेस की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर पांचों जजेस हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी, हम सब तो बाबू लोग इन द सेंस के आईएएस के लोग थे, तो हमारे से ज्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी तो ज्यादा थी, लेकिन क्यों नहीं है? तो उस सिस्टम में जो खराबी थी जब सुधर गई है कि भाई देखिए जजेस कितनी क्रेडिबिलिटी हो, कितने अच्छे लोग हो, जो कितना इंसाफ और कानून को जानते हो। इलेक्शन कानूनी इशू इतना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। और आईएएस अफसर ने एज डिप्टी कमिश्नर, एज सब डिविजनल ऑफिसर हर स्टेज पे इलेक्शन कंडक्ट किए होते हैं। तो ये जो चीज एडमिनिस्ट्रेटिव है वहाँ जुडिशरी कैसे काम करेगी? तो विद रिजल्ट के हमारा जो कंट्रोल इलेक्शन कमीशन होता है, क्योंकि हमें जिंदगी भर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, और इलेक्शन एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, न कि जुडिशियल एक्सरसाइज है। जुडिशियल कंपोनेंट इसका सिर्फ 5% है, उसके लिए भी हम इक्विप्ड है क्योंकि हमने एकेडमी में 2 साल तक एडवांस कोर्स इन लॉ किया होता है। जिंदगी में कितनी स्टेजेस पे हम जुडिशियल चेयर पे बैठ के एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट
एज डिविजनल कमिश्नर, एज फाइनेंशियल कमिश्नर हमने कोर्ट किया, एज इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हम अदालत थी हमारे यहाँ जिसमें हिंदुस्तान के टॉप जज लॉयर्स हमारे सामने पेश होते थे रूटीनली। तो इसलिए कानून का जो कंपोनेंट है वो 5-7% है, उसके लिए भी हम इक्विप्ड हैं, लेकिन जो मेन चीज है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके लिए तो हमारा एक्सपीरियंस है ही। जिंदगी भर हमने इलेक्शन कराए एज रिटर्निंग ऑफिसर, एज ऑब्जर्वर्स, बार बार किए हैं। अच्छा सर, आपने एक किताब भी लिखी है द पॉपुलेशन मिथ, तो ये बताइएगा, आपने उसमें ये आर्ग्यू किया है कि मुसलमानों के बारे में, इंडियन मुसलमानों के बारे में ये जो तासुर है कि उनका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, वो दुरुस्त नहीं है, और फैमिली प्लानिंग की एक्सेप्टेंस उनमें बढ़ रही है। और आपका ये भी कहना है कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं इंडिया की, उनमें सबसे ज्यादा फैमिली प्लानिंग की एक्सेप्टेंस वो सिखों में है। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं कि मतलब 47 में मुसलमान जो थे वो 9% थे, 9% थे पूरी आबादी का, तो अभी वो 14% हैं, या 14 से भी थोड़ा सा ज्यादा। तो क्या अब जो है ग्रोथ रेट कम हुआ है, पहले ज्यादा था इंडियन मुसलमानों में? जी देखिए, ये मैंने जो किताब लिखी इसी इसी पे, पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस पे लिखी क्योंकि ये समझा जाता था और काफी एक प्रोपेगेंडा था कि मुसलमान पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए जिम्मेदार हैं, बहुत बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वो इस थोड़ा उसमें डिस्टॉर्शन थी। ये फैक्ट है कि मुसलमानों का जो बर्थ रेट है वो हाईएस्ट था और आज भी हाईएस्ट है। फैमिली प्लानिंग मुसलमानों में सब कौमों के मुकाबले में सबसे कम है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि पिछले 30 साल से मुसलमान बहुत तेजी से फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, हिंदुओं के मुकाबले में भी तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। नतीजतन जो गैप होता था हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन में वो अब कम होता चला जा रहा है। तो पहले इम्प्रेशन ये था कि जैसे हिंदू फैमिली में 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 होंगे, 8 होंगे, ये हर एक को फिर ये, चूंकि बार बार हमने यही सुना था तो ये यकीन हो गया था, मुझे भी यही यकीन हो गया था। लेकिन जब हमने स्टडी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है हर 5 साल में, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें उन 4 सर्वे उसमें अब तक हो चुके हैं, 5वां भी हो गया, उसके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। उस सब के मुताबिक ये पाया गया कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, विद द रिजल्ट कि जो एक गैप था 1.1 चाइल्ड का, अब वो घट के 0.48 रह गया है। तो और फैक्टर ये पाया गया कि देखिए इसका फैमिली प्लानिंग का एक्चुअली मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था, हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए था। फैमिली प्लानिंग का बिहेवियर, फर्टिलिटी बिहेवियर डिपेंडेंट होता है मेनली 3 फैक्टर्स पे। सबसे पहले तो तालीम, और दूसरा है आमदनी, तीसरा है सर्विस डिलीवरी। जैसे जैसे तालीम बढ़ती है, कोई भी कौम हो, हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई इशू नहीं, जैसे जैसे तालीम बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं। इसी तरह जैसे जैसे इनकम बढ़ती है बच्चे घटते हैं। सर्विस डिलीवरी, डॉक्टर, नर्स, कंट्रासेप्टिव ये जगह जगह पहुंचेंगे तो उसका इस्तेमाल होगा। वो जहाँ 3 पुअर होते हैं तो वहां पे फैमिली प्लानिंग कम होती है। तो यही वजह है कि जैसे मैंने इसमें लिखा कि 22 स्टेट्स ऐसी हैं हिंदुस्तान की जहाँ पे मुसलमानों का बर्थ रेट बिहार के हिंदुओं के मुकाबले में कम है। क्योंकि अगर मजहब ही फैक्टर होता तो हिंदुस्तान के मुसलमान हर जगह बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे होते, लेकिन उन 22 स्टेट में तो उन्होंने कम कर दिए, बल्कि 2.1 जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे भी कम कर दिए। क्या वजह? क्योंकि बिहार में चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों क्या बैकवर्डनेस है, दोनों क्या तालीम की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और वहां पे सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों चीजें पुअर हैं। तो बिहार, यूपी, 3-4 स्टेट हैं जिसकी वजह से इंडिया उस टारगेट को 2.1 जो हमें पहुंचना है उसमें 3-4 स्टेट बची हैं। 29 में से 25 स्टेट में हम ऑलरेडी 2.1 के नीचे पहुंच गए हैं। 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसका मतलब होता है कि एक लाइफ टाइम में एक औरत के कितने बच्चे होंगे ना। 2.1 को रिप्लेसमेंट इसलिए कहा जाता है कि जैसे माँ बाप 2 हैं, जब वो मर जाएंगे तो 2 बच्चे उनकी जगह रिप्लेस कर देंगे।
अच्छा, 0.1 इसलिए है कि कुछ बच्चे हैं जो मर जाते हैं, तो वो मार्जिन रखने के लिए 0.1 छोड़ दिया जाता है, तो रिप्लेसमेंट रेट इज 2.1। 25 स्टेट में 2.1 ऑलरेडी हो चुका है, 4 स्टेट बचे हैं, 3-4 साल में वहां पे भी अचीव हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जैसे चाइना के लोग दुनिया भर में मिसाल देते हैं, चाइना की फैमिली प्लानिंग पॉलिसी फ्लॉप कर गई, हमारी पॉलिसी जो टोटली वॉलेंट्री है कि भाई आपका अपना है अख्तियार कि क्या फैमिली प्लानिंग का मेथड अडॉप्ट करो। छोटा परिवार सुखी परिवार स्लोगन है, जरूर सबके लिए नहीं फॉलो किया, कैसे करना है वो आपकी अपनी चॉइस है। और हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी इतनी कामयाब रही है कि ऑलरेडी वॉलेंट्री एक्शन से कोई डंडा नहीं, कोई सख्ती नहीं, वॉलेंटरीली इतने अच्छे रिजल्ट आ गए, और 4-5 साल में तो हम बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे, 20 साल में स्टेबलाइज हो जाएगी, उसके बाद घटनी शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, आम तासुर ये है कि इंडिया के मुसलमान जो हैं उनका जदीद तालीम से ज्यादा मजहबी तालीम की तरफ रुझान होता है कि बच्चे को देवबंद भेज दो, बच्चे को बरेली भेज दो। तो अब क्या इस ट्रेंड में कुछ कुछ डिफरेंस आया है, कुछ मुख्तलिफ हो रहा है, और लोग जो हैं जदीद तालीम की तरफ आ रहे हैं और मजहबी तालीम की तरफ रुझान कम हुआ है क्या? जी जी, ये फैक्ट है। उसकी वजह है कि जब पहले जिस जमाने की आप बात करें ना, उस जमाने में तो जगह जगह गांव गांव में स्कूल होते नहीं थे, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल, मदरसे हर जगह होते थे, तो बच्चों को मदरसे में भेजा जाना एक नॉर्म था। और लेकिन मदरसे में भेजने का मतलब ये नहीं कि वहां पे सिर्फ दीनी तालीम हासिल करनी है। मदरसे में उर्दू, हिंदी, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता था, बहुत सारे मदरसे में तो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो मदरसे की तालीम प्राइमरी तालीम से कोई तजाद नहीं है, सिर्फ ये था कि मदरसे ज़्यादा मौजूद थे मुस्लिम एरियाज में, और नॉर्मल स्कूल आहिस्ता आहिस्ता है। लेकिन अब जबकि जगह जगह स्कूल मुहैया हो गए, तो मुसलमान लोग भी अपने बच्चों को सरकारी या प्राइवेट स्कूल, और बल्कि अब तो इंग्लिश मीडियम का भी बड़ा जोर है उस मीडियम में, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दिलाई जाए, जिसके बाद वो एक अच्छे शहरी बने और इस लायक हो कि अपने पैरों पर खड़े हो सके। अच्छा सर, सच्चर कमेटी ने जो पिक्चर पेंट की थी कि मुसलमान बड़े बैकवर्ड हैं और इवन शूदर जो हैं वो उनसे आगे निकल गए हैं, तो उसमें क्या कोई बेहतरी आई? उस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे किस हद तक अमल हुआ? देखिए, पहली बार ये सच्चर कमेटी ने एक जो जनरल इंप्रेशन होता था उसको स्टेटिस्टिक्स में कन्वर्ट करके दिखाया। ये यही निकल के आया कि मुसलमान सबसे बैकवर्ड थे, उस वक्त बैकवर्ड थे, और अभी भी बैकवर्ड नहीं थे, लेकिन अब जिस रफ्तार से उनमें तालीम का रुझान हो रहा है और असरी तालीम का रुझान हो रहा है, तो सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है। लेकिन उसके बाद कोई फॉलो अप सर्वे नहीं हुआ। अब अगर दोबारा सर्वे किया जाए, जो अब शायद ड्यू है, कर लेना चाहिए कि मुसलमानों ने सच्चर कमीशन के बाद से कितनी तरक्की और कितनी उनमें तब्दीली आई, ये हमें अब कर लेना चाहिए। अच्छा सर, चूंकि आपने फैमिली प्लानिंग पे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे बहुत काम किया है, तो सर क्या वजह है कि बांग्लादेश और ईरान में ये फैमिली प्लानिंग वाला प्रोग्राम कामयाब है और पाकिस्तान में ये इतना कामयाब नहीं है? क्या क्या वजूहात हैं आपके ख्याल में? जी, देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था या अलग हुआ था, उस वक्त वहाँ पे बर्थ रेट पाकिस्तान के वेस्ट मुकाबले ही में था। लेकिन उन्होंने जो फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज इख्तियार की, उसके नतीजे में आज इंडिया से भी अच्छे निकल गए। तो इसी मैंने अपनी किताब में पूरा एक चैप्टर है कि कुछ इस्लामिक कंट्रीज में फैमिली प्लानिंग की क्या स्टोरी है। अब जिसमें हमारे जो मिथ हैं, उसमें एक मिथ जो मुसलमानों में भी मिथ था कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के मुखालिफ है। तो मैंने उस मिथ को बस्ट करने की, उसको तोड़ने की कोशिश की। ये और जिसके सबूत में ये भी दिखाया कि देखिए, ईरान तो बड़ा कंजर्वेटिव मुल्क है, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये सारे तो कंजर्वेटिव मुल्क हैं, लेकिन उन्होंने फैमिली प्लानिंग में इतनी कामयाबी हासिल की। वहां तो कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, वहां तो कोई बीजेपी आरएसएस का कोई प्रेशर नहीं था, तो जिसको किसी पॉलिटिकल कलर दे दिया जाए ऐसे तो नहीं। उन्होंने अगर ये फैमिली प्लानिंग एज ए स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट की, इसका मतलब है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के मुखालिफ नहीं है।
यही चीज मैंने इसमें साबित की है अपनी किताब में कि इस्लाम एक्चुअली नॉट ओनली मुखालिफ नहीं है, बल्कि इस्लाम तो बड़े स्ट्रेंजली पायनियर है फैमिली प्लानिंग का। देखिए 1400 साल पहले जब पॉपुलेशन का दबाव पूरी दुनिया में कहीं नहीं था, उस वक्त फैमिली प्लानिंग की बात कुरान शरीफ में, मैं बताता हूँ क्या, कि एक तो ये इंप्रेशन के इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है, ये इसलिए गलत है कि पूरे कुरान शरीफ में कहीं फैमिली प्लानिंग की प्रोहिबिशन नहीं है, जबकि शराब की तो प्रोहिबिशन है, जिनाकारी की तो प्रोहिबिशन है, जुए की तो प्रोहिबिशन है। जो चीज हराम करनी थी अल्लाह ने हराम कर दी। अब ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह इसको फैमिली प्लानिंग के बारे में भूल गया और हराम करना भूल गया, बल्कि एक आयत है कि हमने तुम पे जो चीज हराम करनी थी हमने उसको तुमको तफसील से समझा दिया है। तो दैट मीन जिसको का जिक्र नहीं किया, जिसको बैन नहीं किया, तो वो जायज है ना। एक आयत है कुरान शरीफ की कि जिसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि नौजवानों, जब तुम्हारे पास मीन्स हो, इस लायक हो जाओ कि तुम एक फैमिली रेज कर सको, तुम शादी जरूर करना, क्योंकि शादी से की वजह से तुम और दूसरी औरतों की, पराये औरतों की तरह बुरी नजर से देखने से बच जाओगे। तो ना, जब तुम्हारे पास ये मीन्स हो या इस लायक हो जाओ, ये बड़ा प्रोग्रेसिव थॉट है। देखिए उस पे एक गरीब आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया कि आयत ये है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास अभी मीन्स नहीं है, लेकिन मेरी सेक्सुअल डिजायर तो है, मैं क्या करूँ? तो हुजूर अकरम ने उस आयत को रिपीट करते हुए कहा कि देखो, तुमको पाक दामन रखने के लिए शादी जरूरी है, लेकिन जब तक तुम इस लायक ना हो जाओगे तुम एक बीवी बच्चों को सपोर्ट कर सको, जब तक तुम रोजा रखो, क्योंकि रोजे से सेक्सुअल डिजायर सप्रेस होती हैं। तो तरीका भी बता दिया। और एक तीसरी चीज जो बिल्कुल क्लिंचिंग एविडेंस में मानता हूं उसको, कि मेरे एक और हदीस है कि जिसमें एक साहब जिनके कई बच्चे हो चुके थे, वो फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, वो हुजूर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब मेरे कई बच्चे हैं, मैं और नहीं चाहता, और मैं अल अजल जो एक विड्रॉल मेथड होता था उस जमाने का मेथड यही था। आजकल तो कॉन्डोम और दूसरे सारे कॉन्ट्रासेप्टिव 20 तरीके आ गए कि मैं, जी मैं अजल करना चाहता हूँ, लेकिन एक जू कहता है कि ये तो माइनर इन्फेंटिसाइड है, ये तो कत्ल है। तो हुजूर ने फरमाया कि जू ने गलत कहा, जू ने गलत कहा, एक्चुअली वर्ड से जू ने झूठ बोला, जू ने झूठ बोला। यानी अगर तुम विड्रॉल मेथड करना चाहते हो तो जायज है, इससे बड़ा फैमिली प्लानिंग कहाँ हो सकती है, जबकि पॉपुलेशन का कोई प्रेशर नहीं था। इतनी देखिए उसमें कितनी दूरअंदेशी का ये एक पॉलिसी थी। मैं समझता हूँ फैमिली प्लानिंग तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, और अगर उसको हमारे मौलाना या हम लोग इसको ये समझेंगे इस्लाम इसके खिलाफ है, तो ये मैं इसको गलत मानता हूँ। अच्छा सर, हमारे यहाँ कुरान की एक आयत को कोट किया जाता है कि गुर्बत के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल ना करो। उससे जो है ना, हमारे मौलवी हजरात जो हैं वो फैमिली प्लानिंग की मुखालफत करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे मौदूदी साहब ने किताब लिखी फैमिली प्लानिंग के खिलाफ, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जमात इस्लामी का लीडर ऐसा होगा जो फैमिली प्लानिंग पे अमल ना करता हो। मेरा नहीं ख्याल कि उनके किसी भी लीडर के, खासतौर पे जो यंगर लॉट है, जो इस वक्त 40, 45, 50 से नीचे हैं, किसी के भी 8-10 बच्चे हों, उसमें मेरा ख्याल है कि फैक्टर वही आता है कि अगर खातून पढ़ी लिखी होगी तो वो फिर 8-10 बच्चे पैदा नहीं करेगी। जी बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा कि देखिए इसमें जो मैंने जैसे कहा ना कि कोई भी आयत फैमिली प्लानिंग को प्रोहिबिट करने वाली नहीं है। तो सिर्फ जो जो आयतें हैं, मुख्तलिफ आयतें हैं, वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान है। कुछ इंटरप्रिटेशन फेवर में है फैमिली प्लानिंग के, कुछ मुखालिफ हैं। जो आपने कोट की कि भाई अगर अल्लाह ने लड़की को पैदा किया है तो उसको रिज़्क भी देगा, उसका कॉन्टेक्स्ट दूसरा है कि उस जमाने में लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, और रीजन ये देते थे, बहाना ये करते थे कि साहब मैं इसको अफोर्ड कैसे करूंगा, मैं तो गरीब हूँ। तो उस पे ये आयत थी कि अगर हमने पैदा किया है तो हम उनको रिस्क भी देंगे। तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम उसको कहें, तो मैंने ये सारी आयतें जो फेवर में है या अगेंस्ट है सब लिख दी हैं। और उसमें से जो मैंने आपको 3, एक आयत और 2 हदीसें सुनाई, ये इसका कोई मुझे काउंटर बता देगा उसमें क्या है
कि जब तक तुम इस लायक ना हो जाओ शादी न करने का फिर क्या मतलब होता है। तो अच्छा, मौलाना मौदूदी की भी अगर आप आर्गुमेंट देखेंगे, उनकी तीनों चारों आर्गुमेंट एक्चुअली सेक्युलर आर्गुमेंट थे, रिलीजियस आर्गुमेंट नहीं थी। तवक्कुल का था कि वही जो है अल्लाह को पैदा करेगा। दूसरी कि अगर ये फैमिली प्लानिंग होगी उससे औरतें जो है वो काम काज के लिए घर से निकलने लग जाएंगी, उससे कल्चर डिस्टॉर्ट होगा ना। ये कोई मजहबी तो नहीं है, तो सेक्युलर नॉन रिलीजियस ही इश्यूज हैं। तो और आपने ठीक फरमाया कि आजकल के उलमा तो खुद फैमिली प्लानिंग करते हैं। तालीम जैसे जैसे तालीम बढ़ती है, जब ऐसे मैंने बताया स्टेटिस्टिकली विदाउट एक्सेप्शन तालीम के साथ साथ बच्चे घटते हैं, आमदनी बढ़ती है तो बच्चे घटते हैं। तो हमें जो चीजें फैमिली प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो जैसे कि इंटरनेशनल एक कंसेंसस है कि डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। डेवलपमेंट उनकी करो तो अपने आप बच्चे कम होने लगेंगे, तो डेवलपमेंट पे जोर दीजिए। यहाँ जो होता था पहले, जो डिस्टॉर्शन थी कि बच्चे ज्यादा होंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, तो पहले बच्चे कम करो तो डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी, ये तालीम बढ़ेगी। उसको उन्होंने उल्टा कर दिया कि तरक्की होगी तो बच्चे कम हो जाएंगे। और वो पॉलिसी पूरी दुनिया में जो फॉलो हो रही है वो बड़ी कामयाब हो रही है। इंडिया में तो बहुत ही कामयाब है, बांग्लादेश ने तो बहुत अच्छा करके दिखा दिया। इंडिया में भी बहुत जल्दी हम 4-5 साल में इंशाअल्लाह उस जगह पहुंच जाएंगे। अच्छा सर, पाकिस्तान में जो इम्प्रेशन है आजकल इंडिया के मुसलमानों के हवाले से, वो ये है कि जी उन पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आज से 10 साल पहले, 20 साल, 50 साल पहले भी इसी तरह का इंप्रेशन था। लेकिन आजकल ये कहा जा रहा है कि जी जब से नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने हैं, मुसलमानों की जिंदगी अजीरन हो गई है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये थोड़े छोटे मोटे वाकयात, ये किस्म के लॉ एंड ऑर्डर के, क्राइम के, असल में चूंकि गुर्बत और जहालत तो काफी है। 25% लोग यानी 30 करोड़ के करीब हिंदुस्तानी अनपढ़ हैं। तो और गुर्बत भी है, उसकी भी की वजह से वहाँ पे क्राइम और जहालत भी होती है। अब एक बेरोजगार नौजवान कुछ न कुछ खुराफात करेगा, उसको अगर वो रिलीजियस कलर दे दे तो वो कम्युनल बन जाता है, और अगर वो उसको क्राइम ही समझ के डील करें तो वो क्राइम है। तो वो ये वाकयात जरूर कुछ पिछले सालों में जरा बढ़े, लेकिन हाँ, आपने देखा कि उसके ऊपर अभी जैसे आरएसएस के जो चीफ हैं, उन्होंने उसके ऊपर अपना डिसअप्रूवल कहा कि भाई ऐसे इस किस्म की चीजें अगर हो रही हैं तो बड़ी गलत है और मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी उस पर पहले भी ये कह चुके हैं कि इस किस्म के जो वाकयात हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन चूंकि इतनी आबादी है, अब बेरोजगारी भी है, तो उसमें राउडी एलिमेंट और इस किस्म के क्रिमिनल एलिमेंट भी होते हैं, तो वो इस किस्म के खुराफात करते हैं। तो वो, लेकिन उसको रजिस्ट करने वाले और उसके खिलाफ बोलने वाले, आपने देखा कितने जर्नलिस्ट हैं, सारे हिंदू हैं। जो इन चीजों के लिए लड़ रहे हैं वो सारे हिंदू हैं। तो सेक्युलर हिंदूज की कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने भी कहा कि हिंदुस्तान अगर सेक्युलर है वो इसलिए क्योंकि हिंदू सेक्युलर हैं। तो उन्होंने तो सेक्युलरिज्म को खुद चुना है और उसको फॉलो कर रहे हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं, आज तक डिफेंड करते हैं। सर, पाकिस्तान में सेकुलरिज्म के हवाले से बड़ा ही कंट्राडिक्टरी एटीट्यूड है। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि सेकुलरिज्म जो है ना, ये तो बहुत ही एक ईवल और बुरी चीज है। ये एक साजिश है मुसलमानों के खिलाफ और उसको कहा जाता है लादीनियत। लेकिन आयरॉनिकली जब इंडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये कहता है कि हम एक सेकुलर मुल्क हैं, तो फिर पाकिस्तान के जो स्पोक्समैन हैं या पब्लिसिस्ट हैं, वो फौरन ये कहते हैं कि नहीं, सेकुलर नहीं है इंडिया, और सेकुलरिज्म जो है ना इंडिया का, ये महज एक दिखावा है। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि भाई अगर सेकुलरिज्म अच्छी चीज है तो फिर आप पाकिस्तान में क्यों नहीं एक्सेप्ट करते इसको? जब आप ये कहते हैं कि इंडिया सेकुलर नहीं है, तो आप यही साबित कर रहे होते हैं कि सेकुलरिज्म अच्छी चीज है और इंडिया में ये अच्छी चीज नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस डिबेट को? जी नहीं, आपने बड़ा ठीक बात कही कि बल्कि मुझे तो एज ए मुस्लिम ऑफ इंडिया हैरानी होती है और दुख होता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ
कैसा बर्ताव हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं है। हमने वहां कोई एक बार एक चीफ जस्टिस बन गए थे, अदरवाइज किसी ओहदों पे किसी हिंदू का नाम ही नहीं सुना। आप टोकन भी आप देने को तैयार नहीं है, जबकि सिर्फ 2-4% ये जितने भी हैं वो हैं। लेकिन सेक्युलरिज्म की बात करें और खुद सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस ना करें, तो ये तो पाकिस्तान का डबल स्पीक हो गया पाकिस्तानी लोगों का। हमारे यहाँ मैंने आपको गिनवाया, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस हैं, एक पोस्ट के चीफ है, क्या क्या नहीं हुए जो मुसलमान होते चले आ रहे हैं और आज तक है। और आपने जैसे कहा कि मैं था, मेरे बाद नसीम जैदी थे, दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी को मैनेज करने के लिए हेड एक मुसलमान का चुना जाना हमारे देश में नॉर्मल रूटीन कोर्स है। मुझे यकीन है कि मुझे मुसलमान देख के नहीं किया गया था भाई। 16 आदमी मुझसे पहले हो चुके थे, 17 अफसर मैं था, मैं IAS अफसर था, अच्छा अफसर था, मुझे ठीक पाया, उन्होंने मुझे लगा दिया। ये मुसलमान होना इंसिडेंटल था, एक एडिशनल एक बोनस था, वो बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए ये इंडिया और पाकिस्तान में जो ये तजाद है, तो दिखा दीजिए हमको 2-4 ऐसे नाम की माइनॉरिटीज को अच्छे कोई पोजीशन और पद दिए गए हो। आपने सर भगवान दास की बात की, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे और एक साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे कि नॉन मुस्लिम कैसे चीफ जस्टिस लग सकता है। और भगवान दास जब सिंध हाई कोर्ट के उनकी बारी आई चीफ जस्टिस बनने की, तो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया और फौरन उनका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें तो हैं। इसके बावजूद बहुत से पाकिस्तानी बड़े फख्र से बताते हैं कि जी भगवान दास हमारे चीफ जस्टिस हो गए थे। इसके अलावा कल मैंने देख रहा था, एक साहब ने ये लिखा कि जी सैसल चौधरी एयरफोर्स के ऑफिसर थे। अब सैसल चौधरी ने मुझे खुद बताया कि वो ग्रुप कैप्टन थे और वार हीरो थे एयरफोर्स में, और उनको प्रमोट नहीं किया गया क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। तो हमें आपकी बात दुरुस्त है कि थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं गिरेबान में झांकने की भी जरूरत है, और सारे मुल्कों को अकलियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। लेकिन उसमें यह नहीं होना चाहिए कि आप अपने मुल्क के हालात से तो सरफे नजर करें, उनको इग्नोर करें और दूसरे मुल्कों पे आप क्रिटिसिज्म करें। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ये तो अब जैसे किसी को आपने बताया कि उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, एक्टिंग जजेस है। मेरे वायदे में उनसे मुलाकात हुई थी एक दफ़ा इस्लामाबाद में, बड़े नेक आदमी लगे। और लेकिन आपके मीडिया ने, आपके इंटेलेक्चुअल ने उस पर शोर क्यों नहीं मचाया? तो बनने नहीं देना। एक एक बनने को हो रहा है, एक इस पोजीशन पे पहुंच रहा है और आप उसको, आपको एक भी हजम नहीं होता। तो ये तो, इसमें तो आपको बड़ी शर्म आनी चाहिए। सर भगवान दास के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो नाते लिखते थे, इस्लामियात में उन्होंने MA किया हुआ था। ये देखिए, ये देखिए तो कितनी कितनी खुशी की और कितनी बात है। उनको तो आपको हीरो बनाना चाहिए था, उनको तो आपको सर आंखों पे रखना चाहिए था, लेकिन उनको वो भी आपको हजम नहीं हुए। तो उसके बाद अगर आप हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को क्वेश्चन करें तो ये तो कुछ बेतुकी बात है। लेकिन सर उसके बाद एक अच्छी बात उनके साथ ये हुई कि वो कुछ अरसा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है पाकिस्तान का, जो ब्यूरोक्रेट्स का इंटरव्यू लेता है रिक्रूटमेंट के वक्त, उसके वो चेयरमैन भी रहे। और ये क्रेडिट जाता है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उनको ये एक अच्छा ओहदा दिया। ये अच्छा हुआ, जितना भी थोड़ा बहुत किया वो अच्छी चीज है। जहां इसको बिल्कुल उसको 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 अप्रिशिएट करना चाहिए और जहां पे ज्यादती है उसको कंडेम करना चाहिए। अच्छा सर, इंडिया के मुसलमान जो हैं वो कश्मीर के इशू को कैसे देखते हैं? जहां तक मैंने पढ़ा, इवन जमात इस्लामी जो है, जमात इस्लामी इंडिया की, जमात इस्लामी हिंद, वो जो है वो मिलिटेंसी की बहुत मुखालिफ है, वो उसको कंडेम करती है। और जो जमात इस्लामी पाकिस्तान है वो बड़ी सबसे बड़ी सपोर्टर है मिलिटेंसी की कश्मीर में। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ा सेक्युलर मुसलमान है, और कश्मीर में जो हो रहा है, बल्कि कश्मीरियों को ये शिकायत है कि हिंदुस्तान का मुसलमान उनको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो किस हद तक सही है ये एक तफसील में जाने की बात है। जो कश्मीर में जो पॉलिटिक्स है वो उसके अपनी लोकल हिस्ट्री, लोकल बैकग्राउंड है। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम इलेक्शन कराए 2008 में, मैंने स्टेट इलेक्शन कराए थे, 2009 में हमने लोकसभा इलेक्शन कराए थे,
कश्मीर के इलेक्शन हिंदुस्तान के बेस्ट इलेक्शन में था। आपने जैसे खुद कहा 65% के करीब वोटर टर्नआउट था। तो अच्छा इलेक्शन होना बड़ी जरूरी होता है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए और ट्रांजिशन ऑफ पावर के लिए। और बेईमानी का इलेक्शन होगा जैसे आपने देखा है, जिसके नतीजे में आप बांग्लादेश को खो बैठे। एक इलेक्शन आपने ठीक जिक्र किया था कि कश्मीर का इलेक्शन जो 1986-88 कौन सा था, जिसमें बेईमानी हुई और उसी के बाद से मिलिटेंसी शुरू हो गई। 2002 का इलेक्शन फिर बेहतर हुआ, 2008 का इलेक्शन अच्छा हुआ, तो मिलिटेंसी और जो मूवमेंट थी वो फिर कम हुई। क्योंकि क्रेडिबल इलेक्शन अगर हो, मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ और दावे 2008 के 9 के जो हमने इलेक्शन कराए थे और बाद में भी बड़े फेयर इलेक्शन हुए। और वोटर टर्नआउट ये होता था कि यहाँ तक था कि बॉयकॉट कॉल जिसका हमने जिक्र किया कि एक जगह जब हम 2009 के इलेक्शन कर रहे थे कि कहीं कोई रेप हो गई किसी गांव में, उसके बाद मिलिटेंट ने बॉयकॉट कॉल कर दी कि एक भी नहीं आएगा। उसी में हमने सबसे पहला फेज किया और वहां पे सिर्फ 65% टर्नआउट हुआ। तो मिलिटेंट ही करने लगे कि हम तो सोचते थे एक वोटर नहीं आएगा, ये कहाँ से आ गए, हम हैरान है। हैरान ये कि लोगों, क्योंकि लोगों को भी डेमोक्रेसी चाहिए होती है, लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जिसके जरिए अपने वो जो उनके जो मसाइल हैं उसको हल करा सके, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उन तक जा सकें। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो गारंटी होता है पीस का। तो और क्रेडिबल डेमोक्रेटिक प्रोसेस का होना जरूरी है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारे जो कश्मीर के इलेक्शन होते रहे पिछले 20 साल में, एक से एक बढ़िया और अच्छा इलेक्शन हुआ है। अच्छा सर, सैयद अली गिलानी जो हैं, कश्मीरी जो लीडर हैं और पाकिस्तान में वो बहुत मकबूल हैं, उनका सर एक बयान मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है ना वो नॉन मुस्लिम सोसाइटी में सेकुलर सिस्टम के तहत नहीं रह सकता, और ये ऐसे ही है जैसे मछली को सहरा में या डेजर्ट में रहना पड़े। इस बयान को देखिए, आप कैसे देखते हैं और इंडियन मुसलमानों के लिए क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं इस बयान की? देखिए मैं मुसलमान हूँ, मेरे बच्चे मुसलमान हैं, मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ। मुझे तो कभी जिंदगी में रोक टोक नहीं, बल्कि ये बताना चाहूंगा क्योंकि कि जब मिक्स सोसाइटी होती है और उसमें इक्का दुक्का मुसलमान किसी डिपार्टमेंट में नजर आ जाए, मैं तो समझता हूँ कि बजाय डिस्क्रिमिनेशन के हमें एडवांटेज होता था। बिकॉज हम एकदम प्रोमिनेंट हो जाते थे, हम भी एक शाइन करते थे, चमकते थे, और लोगों का अफेक्शन जरा ज्यादा ही होता था, एक्स्ट्रा होता था। तो इसलिए ये कहना कि जो ऐसा होता है वैसा होता है, हम भी तो मुसलमान हैं और 74 साल की हमारी उम्र है, हमने तो कभी किसी किस्म की जो वो फरमा रहा है ऐसी चीज होती नहीं देखी कि कितना प्रॉस्परस है, थ्राइव कर रहे हैं हमारे बच्चे, माशाल्लाह अच्छे बरसरेकार है। सर क्या क्या करते हैं बच्चे आपके, थोड़ा सा अगर बताना पसंद करें? जी मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी तो लंदन में है, वो इंडिया हाई कमीशन में काम करती हैं। और मेरा एक बेटा है, वो जो फोटो जर्नलिस्ट था इंडियन एक्सप्रेस में और एपी में 15 साल, उसके बाद से वो फ्रीलांस हो गया है, तो फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट है। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, थिंकिंग इंडियंस एंड थिंकिंग पाकिस्तानीज, वो क्या रोल अदा कर सकते हैं इसमें? देखिए थिंकिंग इंडियन पाकिस्तानी बहुत रोल अदा कर सकते हैं। नॉट द काइंड जो टीवी चैनल पे दिखाई देते हैं, वो तो एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, वो तो भड़काऊ काम करने वाले हैं। लेकिन आप ये देखेंगे जैसे एक वो इंडिपेंडेंस डे पे इंडिया पाकिस्तान के कुलदीप नैयर साहब एक मूवमेंट लीड करते थे ना। कुलदीप साहब ने मुझे खुद बताया और हम बताते थे कि वो पार्टीशन के विक्टिम थे, उनकी फैमिली में कई लोगों के का कत्ल हुआ और वहां से छोड़ के आए। उसके बाद भी उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती के लिए अपनी जान देने को वो तैयार रहते थे, आखिरी दम तक वो इस के लिए लड़ते रहे। देखिए इंडिया पाकिस्तान तो बिल्कुल एक छोटा भाई बड़ा भाई ये का ये रिश्ता है। ये मिल के रहना ही में ही भलाई है। कितनी हम एनर्जी, कितना पैसा डिफेंस में
और इन चीज़ों पे जो वेस्ट कर रहे हैं वो, जबकि दोनों कंट्रीज में बड़ी गरीबी है, वो गरीबी को दूर करने के लिए खर्च करें, डेवलपमेंट के लिए करें। टुगेदर अगर हम एक जॉइंट फोर्स बने तो पूरी दुनिया की एक मेजर पावर बन के उभर सकते हैं। लेकिन हम अपनी एनर्जी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में अगर लगाते रहें तो बड़ी गलत है। इसलिए जो मेल जोल है और हमारा जो डायलॉग है, विजिट्स हैं, ट्रेड, इसमें बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि दोनों तरफ अगर बिजनेस इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो बिजनेसमैन फिर पीस में उसको वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है, वो उसको इंश्योर करेगा। ये कल्चरल डेलीगेशन, हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, स्टूडेंट, इन सबको बुलाया जाए। मैं ये देखता हूँ कि कितने डेलीगेशन और जिसमें हिंदुस्तान के सिविल सर्वेंट हिंदू, मुसलमानों के अलावा हिंदू, जो पाकिस्तान जाते हैं और आपकी जो हॉस्पिटैलिटी है उस पे मैं एतराफ़ करता हूँ कि आपकी जैसी हॉस्पिटैलिटी है उसका जवाब नहीं है। वो लोग इतने खुश आते हैं, इतने जैसे कहते हैं गुणगान करते हैं कि साहब वहाँ टैक्सी, जैसे उसने कहा साहब आप पंजाब से आए इंडिया के, मैं टैक्सी वाला कहता है मैं पैसे नहीं लूंगा, दुकानदार कहता है मैं पैसे नहीं लूंगा, उसने जबरदस्ती आपने पैसे देने की कोशिश की, वो रो पड़ता है। तो इसलिए लोगों के लेवल पे हिंदुस्तान के लिए जज्बा बहुत अच्छा है। मैं ये मानता हूँ कि शायद हिंदुस्तानियों में बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल झगड़े चुके इतने होते रहे, इतनी ज़्यादा वो कुर्बत की फीलिंग नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो मैंने जो सुना है सारे लोगों से, खुद भी देखा है, हो सकता है मेरे लिए ज़रा ज़्यादा वो मोहब्बत इसलिए दिखाते होंगे कि हमारा मुसलमान भाई हिंदुस्तान से आया, लेकिन हमारे तो हिंदू दोस्त बताते हैं कि किस तरह, कितनी उनकी हॉस्पिटैलिटी, कितनी ज़ियाफ़त होती है। तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी फ़ख्र होती है। इंडिया में भी जब क्रिकेट फैन के लिए चंडीगढ़ वगैरह में लोग आए थे तो हमारे हिंदुस्तानियों ने भी उनके साथ वैसे ही बर्ताव किया था, अपने घरों में रखा था, उनकी पूरी हॉस्पिटैलिटी। तो ये हमें इंटरेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। हमने तो स्पोर्टिंग टाइज खत्म कर दी। क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान का होता है जैसे कि कोई इंडो पाकिस्तान वॉर हो रही है। तो इसको स्पोर्टिंग इवेंट समझ के हमें दोनों कंट्रीज को समझना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से फासला करेंगे तो आपसी नुकसान करेंगे। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे बहुत सारे देश हैं जो आपके भी दुश्मन है और हमारे भी दुश्मन है, और उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा ये लोग लड़ते रहें और हम इनको हथियार बेचें, तो ऊपर से दोस्त बने रहेंगे आपके भी हमारे भी, और पीछे से हमें लड़वाने के लिए इनकरेज करते रहते हैं, हमें हथियार बेचने में हमारा पैसा खर्च करा देते हैं। आपने सर कुलदीप नैयर साहब का जिक्र किया, तो मुझे बहुत दफा उनसे मिलने का मौका मिला और बहुत ही नफीस आदमी थे वो, और उर्दू बड़ी अच्छी बोलते थे, लिखते थे वो। और सर 14 अगस्त 1923 को सियालकोट में पैदा हुए थे, यानी जो 14 अगस्त पाकिस्तान का बर्थडे मनाया जाता है उस दिन वो पैदा हुए। और उन्होंने एक दफा सर यहाँ पे इस्लामाबाद में एक सेमिनार था, उसमें गिला किया, और वो इंडिया से भी एक किताब लेके आए थे कि पार्टीशन राइट्स जो हैं, जो फसादात हैं, उनको हमारे यहाँ कैसे डिस्क्राइब किया जाता है और पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक्स थी उसमें कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो उन्होंने वो जो उसमें से पढ़ के सुनाया कि इंडिया की किताब में ये लिखा था कि 47 जो है वो बड़ा एक पागलपन का दौर था, उसमें हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, सिखों ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने सिखों और हिंदुओं को मारा, यानी वो ज्यादा बैलेंस तरीके से दिखाया जाता है, बताया जाता है। जबकि पाकिस्तानी बुक जो उन्होंने यहां से खरीदी थी उसमें लिखा था कि 47 में हिंदुओं ने भी मुसलमानों को मारा, उनको घरों से निकाला, और सिखों ने भी उनके साथ यही सलूक किया। तो उनका ये गिला था, उनका ये शिकवा था कि भाई तारीख को जब तक हम दयानतदारी से नहीं पढ़ाएंगे तो हम ये नफरत कम नहीं कर सकते। जी, तो ये बिल्कुल आप ठीक करें कि तारीख को दयानतदारी से पढ़ाना चाहिए, और इस जज्बे से कि भाई दोनों मुल्कों में, दोनों लोगों में मुफाहमत रहे, दोस्ती कायम हो, और अपनी एक दूसरे से लड़ने में जो हम एनर्जी ख़त्म कर रहे हैं उससे बचें। तो इसके लिए बड़ी एक्टिव कोशिशें करनी चाहिए, और उसमें हमारे मीडिया का, सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल है। उनको भी बड़ा पॉजिटिव, बल्कि हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के जो 3-4 रिस्ट्रिक्शन की जो 3-4
वो हैं, उनमें ये भी है कि आप अपने गैर मुल्कों पे छीटाकशी नहीं करेंगे और उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ताल्लुकात खराब होते हैं। इस हद तक इस पे तो रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने सजेस्ट की है कि जो रोजाना हमारी और आपकी टीवी चैनल पे, शायद हमारी चैनल पे, टीवी चैनल पे जरा ज्यादा इस किस्म के डिस्कोर्स है। आपकी तो मैंने देखा है कि काफी सरकार को मजाक उड़ाते हुए भी मैंने उनको सुना है। तो लेकिन बीच बीच में रिपोर्ट ये भी आती है कि उन पे बड़ी सख्ती होती है, कई जर्नलिस्ट पे क्या काफी रोकथाम हुई। तो इसलिए मीडिया फ्रीडम इसमें बड़ा जरूरी है, वो बिकॉज दे कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा सर, 65 की जंग के बाद जो है, आपको याद होगा मुआहदा ताशकंद जो हुआ था, मुआहदा ताशकंद में ये चीज भी शामिल थी कि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि दोनों मुल्क जो हैं इस चीज को संजीदगी से लें और एक दूसरे के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा ना करें। और ये भी बड़ा अच्छा आइडिया होगा कि एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जिसमें 10 इंडियन जर्नलिस्ट हों, 10 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हों, वो मीडिया मॉनिटर करें और जो शिकायत हों उन पे वो एक्शन भी ले सकें। जी जी बिल्कुल। तो ये आपने ठीक फरमाया, लेकिन इसमें जो हिंदुस्तान का एक स्टैंड है जो बड़ा ठीक है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का डायलॉग होता रहना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए। लेकिन साथ साथ जब टेरर अटैक इंडिया पे होते हैं तो ऐसी सूरत में डायलॉग का माहौल कहाँ रह जाता है। तो इसलिए टेररिज्म को रोकना, और आपके तो एक दो लीडर ने एतराफ़ किया है कि था हमने एज ए स्टेट पॉलिसी टेरर किया था कि इंडिया को कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन अब हमने तो दादी सुना कि बुरी सोबत में रहने का अंजाम बुरा होता है। तो अगर आप टेररिज्म से दोस्ती करेंगे तो वही टेररिस्ट के क्या उनकी बंदूक बजाय दुश्मन के, जिसको आप दुश्मन समझते हैं, वो आपकी तरफ भी टर्न हो जाती है। तो वही टेररिज्म आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। तो जिसका एहसास मुझे लगता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप को काफी है। इसलिए टेररिज्म को रोकना तो पूरे दुनिया का एक जॉइंट इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंडिया का इसमें जो ये स्टैंड होता है कि भाई पहले टेररिज्म रोको तभी तो बात करेंगे। इधर बात चल रही है, बाहर गोलियां चल रही हैं, तो कैसे बातचीत हो सकती है। सही। कुरैशी साहब, मैं बहुत आपको शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतना ज्यादा वक्त दिया और हमने बहुत अच्छी बातें की। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये दोनों मुल्क जो हैं ये अमन के रास्ते पे चल पड़े और उसी में दोनों मुल्कों के अवाम का फायदा है, खास तौर पे जो गरीब अवाम है। तो इसके बाद भी सर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी, आपसे बातचीत रहेगी। तो एक दफा फिर आपका शुक्रिया और जी खुदा जी हाफिज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े पॉजिटिव अंदाज में सारी गुफ्तगू की, और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि हमारे दोस्ती बढ़ेगी, और ये हम सबको मिलके दुआ करनी चाहिए, यही कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।